Welcome to our daily current affair program or exclusive initiative by Nirnay IAS. So in today's program, we have three articles. One from international relation, that is India-China deal on LAC. That means line of actual control. So in this particular article, maps are very important and you should revise LAC maps and the locations which were in the news. You should revise these locations from the maps, right? So maps are important if you want to ask from this particular point of view, right? Then the another two article, one is J Mode project, that is again a news from the Ladakh, right? And the last article, South India dealing with the aging population. तो जापान का जो इश्यू था वो हमें साउथ इंडिया में भी देखने को मिल रहा है. एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं. तो देखिए, इंडिया और चाइना फाइनली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशंस को थोड़ा सा ईज करने के लिए एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं. एंड व्हाई दिस एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था गलवान वैली में. उस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे जो चाइनीज ट्रूप्स थे वो थोड़ा सा एडवांस कर गए थे और उन्होंने उन पॉइंट्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था जिन पॉइंट्स पर जो इंडियन ट्रूप्स है वो लगातार पेट्रोलिंग करते थे, दैट मीन्स गश्त करते थे. तो गलवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के बाद दो चीजें बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली देखने को मिल रही थी. पहली प्रॉब्लम ये थी कि दरअसल डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया था, दैट मीन्स जो ट्रूप्स जितना एडवांस हो गई थी और जैसे उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पर अपना कंट्रोल कर लिया था जो कि गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट से पहले इंडिया के कंट्रोल में थे. इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस वहां पे पेट्रोलिंग करती थी. तो वहां जब चाइना को कहा जा रहा था कि आप वापस से जो स्टेटस को था वहीं पर लौट जाइए, तो चाइना की तरफ से बहुत एनकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था. दूसरा ये देखा गया कि चाइना की तरफ से इस वाले बॉर्डर पर हैवी आर्मी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड किया जा रहा है. ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट इमेजेस बार बार वायरल हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि चाइना की तरफ से ये जो पर्टिकुलर वाला आपका एरिया है, ईस्टर्न लद्दाख वाला एरिया, राइट, यहाँ पर ब्रिजेस को, रोड्स को ना सिर्फ जो है बिल्ड किया जा रहा है बल्कि यहाँ पर चाइना के द्वारा स्पेसिफिक टाइप के जो विलेजेस है उनको भी बसाया जा रहा है. कहने के लिए वो सिविल लोगों के लिए इन गांवों को बसा रहा है, बट इन एक्चुअली उनका ड्यूल यूज है, यानी कि वहां पे मिलिट्री जो है उसकी भी बसावट तैयार की जा रही है सो दैट अगर कल को इंडिया के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनके लिए आर्म्ड फोर्सेस का मूवमेंट कराना बहुत ज्यादा आसान हो जाए, क्योंकि उनकी जो मिलिट्री है, राइट है, वो यहाँ पर आपको बॉर्डर के बहुत नियर बाय देखने के लिए मिलेगी. और जो यहाँ पे वो रोड और ब्रिज डेवलप कर रहे हैं कि मिलिट्री मूवमेंट को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है. तो चाइना की तरफ से हैवी आर्मी डिप्लॉयमेंट इस पर्टिकुलर एरिया पर अपनी साइड किया जा रहा था. तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया की तरफ से भी एक हैवी आर्मी डिप्लॉयमेंट किया गया. कई बार जो है हमारे होम मिनिस्ट्री के ऐसे रिपोर्ट्स लीक हुए हैं और कई बार जो है इस तरह के बेसिकली न्यूज आए हैं कि इंडिया ने 10,000 ऑफ ट्रूप्स जो है उनको बेसिकली डिप्लॉय किया है ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया में. और ये यही था रीजन कि गलवान वैली के बाद से चाइना के साथ जितने भी बातचीत करने के हमारे बेसिकली एफर्ट्स थे उनका बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था. करेक्ट है. अब देखो, दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए. पहला, आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक समिट हुआ हाल ही में पाकिस्तान में और एससीओ के मेंबर भारत भी है, रशिया भी है और चीन भी है और भारत के विदेश मंत्री इसको अटेंड करने भी गए थे. वहां पर भी शायद कुछ बातचीत हुई है, कुछ डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई है. देन अभी जो भारत के प्रधानमंत्री है वो ब्रिक्स का समिट अटेंड करने के लिए बेसिकली रशिया भी जाएंगे. करेक्ट है. तो ब्रिक्स की बात करें तो इसमें भी रशिया, चीन और भारत तीनों मेंबर हैं. तो उस ब्रिक्स समिट को अटेंड करने से पहले ही ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दैट वी हैव रीच्ड एग्रीमेंट विद चाइना टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑन एलएसी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो देखो, गलवान वैली के बाद से ही ना चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप्स थे वो काफी स्ट्रेन हो गए थे. लेकिन हमारी फिर भी चाइनीज चीजों को लेकर डिपेंडेंसी काफी हैवी थी. मतलब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ अभी भी कर रहे थे और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, राइट. तो मतलब एक ट्रेड डेफिसिट भी हमारा चाइना के साथ है. लेकिन इस ट्रेड के होने के बावजूद चाइना बॉर्डर इश्यूज को बिल्कुल सेपरेटली देखता है कि ट्रेड तो आप करते रहो,
आपका जो बेसिकली इकोनॉमिक्स रिलेटेड मामला है दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन बॉर्डर इश्यूज को लेकर उनके वही बेसिकली शब्द निकल कर आते थे जो इंडिया एग्री नहीं कर पाता था। करेक्ट है। तो हुआ क्या, गलवान के बाद से यानी कि 2020 के बाद से कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे डिसएंगेजमेंट हो गया था, बट कुछ पॉइंट्स पर चाइना रेजिस्टेंस दिखा रहा था और जो स्टेटस को वाला पोजीशन था वहां नहीं जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका डेमचौक है, राइट है, ये कुछ ऐसे लोकेशंस है। इसी तरह पेगोंगसो लेक जो है वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे। बट फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, राइट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से कि भाई हमारा एक एग्रीमेंट हो गया है इस डिसएंगेजमेंट को लेकर। इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे मैप की अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे ये तो बेसिकली आपका अक्साई चीन है, राइट है, और ये जो आपका अक्साई चीन है ये आप चाइना के कंट्रोल में है। यहीं पे एक लोकेशन आपको दौलत बेग ओल्दी दिख जाएगी, ठीक है, और ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, राइट, ये भी चाइना के कंट्रोल में है। यहाँ पर कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे और ये वाले जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे बेसिकली इन पर जो है इंडियन ट्रूप्स के द्वारा गश्तें की जाती थी, लेकिन इन पे जो है चाइना ने एक तरीके से हॉल्ट कर दिया है और यहाँ पे कुछ बफर जोन्स क्रिएट कर दिए गए थे कि भाई तुम भी मत आना यहाँ, हम भी मत आएंगे यहाँ। लेकिन भारत का कहना है बफर जोन आप उस जमीन पे बना रहे हो जिस जमीन पर हम बहुत पहले टाइम से पेट्रोलिंग करते थे, तो बफर जोन हटाने पड़ेंगे। भाई ये तो वही बात हो गई ना कि मैं कह दूं कि एक काम करते हैं, झगड़ा खत्म कर देते हैं, लेकिन आपकी वाली जो जमीन है ना इसको बेसिकली एक ऐसा एरिया बना देते हैं ना तुम्हारे कंट्रोल में ना वो मेरे कंट्रोल में। नो मैन, दिस इज माई लैंड, राइट, तो आप इसको बफर जोन नहीं बना सकते हो। वो इंडिया ने यहाँ पे कहा। तो बेसिकली आप देखोगे इंडिया और चीन के बीच का जो बॉर्डर है जो पूरे हिमालयन रीजन में बेसिकली रन करता है उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। एक डी फैक्टो लाइन है। कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ये याद रख लेना, ठीक है। 3 सेक्टर में इसको डिवाइड किया जाता है। लद्दाख वाला जो बॉर्डर उसको वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश मिडिल सेक्टर, एंड अरुणाचल प्रदेश वो आपका ईस्टर्न सेक्टर है। वहां पर भी हमारे चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। एलएसी के बेसिकली डेफिनेशंस को लेकर, एलएसी के एक पूरे बेसिकली आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर चाइना और इंडिया एग्री नहीं करते हैं। इंडिया के हिसाब से एलएसी कुछ और है, चाइना के हिसाब से एलएसी कुछ और है। और क्योंकि हम अक्साई चीन को आज भी अपना पार्ट मानते हैं तो हमने ऑफिशियली एलएसी को कभी भी इंडिया चाइना बॉर्डर नहीं माना है। उसको अगर हमने ऑफिशियली मान लिया फिर तो अक्साई चीन चीन का हो गया, राइट। डी फैक्टो लाइन है कि ठीक है फिलहाल के लिए भाई इसको रख लेते हैं, बट उस पर भी सहमति नहीं है, ये आप याद रखना। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं एलएसी पर जिन पे कॉन्फ्लिक्ट है। एक है आपका देमचौक, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर ये एक एरिया है, राइट है। एक आपका देपसांग प्लेन्स, देपसांग प्लेन्स पे जो है चाइनीज ट्रूप ने इंडियन जो पेट्रोल्स होते थे व्हाइट जंक्शन पर उनको ब्लॉक किया हुआ है, राइट है। और अगर आप देखोगे पेट्रोलिंग पॉइंट्स को हमने नंबर दे रखे, मतलब इस पॉइंट पे सेना गश्त करती है, इस पॉइंट पे सेना गश्त करती है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 टू लेकर 13 ये चाइनीज ट्रूप्स जो है बेसिकली उन्होंने वहां पर इंडिया का मूवमेंट बिल्कुल बंद करा रखा है। इसके अलावा गलवान वैली और जो आपका पेगोंगसो लेक है ये भी एक मेजर फ्रिक्शन पॉइंट्स है यहाँ पर, करेक्ट है। तो ये 3 नेम आपको एटलीस्ट याद भी होने चाहिए एंड जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था मैप में भी आपको देखने चाहिए। उसके अलावा अब बेसिकली एग्रीमेंट हो गया है तो क्या हो जाएगा, जो पेट्रोलिंग है उसको वापस से रिज्यूम किया जाएगा, स्टेटस को जो था उसी को मेंटेन किया जाएगा। और बेसिकली गलवान से पहले जो था यहाँ पे जो बफर जोन्स क्रिएट कर दिए गए थे उनको रिमूव किया जाएगा क्योंकि वो इंडियन वाली साइड पे बफर जोन्स है, राइट है। फिर तो कल को चाइना उन बफर जोन्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा, करेक्ट है, वही वाली चीज है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स तो चलने ही चाहिए क्योंकि अगर डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद हो गए तो इस तरह के एग्रीमेंट्स होने भी बंद हो जाएंगे। बट डिस एंगेजमेंट के अलावा डी एस्केलेशन भी इम्पोर्टेंट है। अभी भी दोनों साइड से हैवी डिप्लॉयमेंट आर्मी का जो है आपको बॉर्डर्स पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके लिए डी एस्केलेट करना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है एंड फॉर दैट हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन पे बेसिकली काम करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो गूगल इमेजेस आप जो है देख सकते हो, करेक्ट। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर, दैट इज व्हाट इज जे मोड टनल एंड व्हाई इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बेसिकली आर्टिकल आपका आया था।
तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अक्टूबर 2024 को जे मोर टनल पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनके ऊपर एक बेसिकली यहाँ पर मिलिटेंट का अटैक होता है, राइट है, और करीब 7 लोग मारे जाते हैं। इस एरिया में ये पहला ऐसा मेजर अटैक है जो किसी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे किया गया है, राइट। तो बात करते हैं ये जे मोर प्रोजेक्ट है क्या। दरअसल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ने वाला, ठीक है, एक टनल है, और ये श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे पर लोकेटेड है, जो आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, वहां पे, और करीब 6.4 किलोमीटर का है, ठीक है। तो एक टनल है बेसिकली है, और इसको जे शेप्ड रोड जो है इस पे नाम रखा गया है। ये वाला आप मैप देखो, ठीक है, तो ये आपको सोनमर्ग दिखाई दे रहा है, ये आपको कंगन दिखाई दे रहा है, और ये आपको ऐसे जेड शेप की एक रोड दिखाई दे रही है। तो ये तो रोड आज भी एग्जिस्टिंग है। यहाँ पे आप एक लाइन देख पा रहे होंगे, दिस वन, ये बेसिकली आपका जे मोड टनल है, और क्योंकि ये जे शेप की रोड है दैट्स वाई इसको ये नेम यहाँ पे दिया गया है, ठीक। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो वो वाला जो एरिया है, राइट है, आपका कश्मीर और आपका लद्दाख वाला जो एरिया है बहुत ठंडा एरिया है। तो वहां पे ना कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो कनेक्टिविटी पूरी ब्लॉक हो जाती है, बट वो इतने सेंसिटिव एरियाज हैं कि वहाँ पे मिलिट्री मूवमेंट बहुत क्रूशियल है, राइट। चीजों को पहुंचाना, बेसिकली मिलिट्री का अपने आप में पेट्रोलिंग्स वगैरह करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें वहाँ पे पहली बात तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी चाहिए, किसी भी मौसम में कनेक्टिविटी हो। दूसरा, हमें लेह लद्दाख वाला एरिया, कश्मीर वाला एरिया, इनको जो है बाकी के इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट करना है, सो दैट एक कनेक्टिविटी बहुत मेंटेन रहे। कल को कुछ भी इमरजेंसी होती है तो बहुत क्विकली डिप्लॉयमेंट कैसे हो पाएगा, वो इस तब हो पाएगा जब आपके पास ऑल वेदर कनेक्टिविटी, अच्छे रूट्स, अच्छे टनल्स होंगे, राइट। तो वही यहाँ पे किया जा रहा है। तो बेसिकली एक तरीके से जो हमारा जोजिला टनल प्रोजेक्ट है उसी का एक आप मान लीजिए एक पार्ट की तरह जे मोर टनल बनाया जा रहा है। श्रीनगर को लद्दाख से कनेक्टिविटी दे देगा। इसकी काफी ज्यादा मिलिट्री इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक तो क्विकर एक्सेस हो जाएगा इंडियन आर्मी का उन बॉर्डर एरियाज पर जो लद्दाख के अंदर है, और जो कि आज के टाइम पर चाइना के साथ जो हमारी सिचुएशन है उसको देखते हुए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्विक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के यहाँ पे काम आता है, राइट। और बेसिकली यहाँ पे बताया गया इसका इकोनॉमिक और सिविलियन इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि एक ईयर राउंड आपको रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी कश्मीर वैली में, द्रास में, कारगिल में, लेह रीजन में। लोकल ट्रेड बूस्ट होगा, टूरिज्म बूस्ट होगा, तो ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग, राइट। अदर मेजर टनल्स की बात करेंगे तो अभी यहाँ पे आप देखो, ये आपको एक जोजिला टनल दिखाई यहाँ पे दे रही है, ठीक है। तो ये आपका जो मिनीमाग है, राइट, यहाँ से लेकर एक रोड आपकी पहले से जो है बालताल तक बनी हुई है, बट इसी के यहाँ पर जोजिला टनल बनाया जा रहा है। मैंने जब जम्मू कश्मीर ट्रैवल किया है, मैं एक्चुअली दिसंबर में जम्मू कश्मीर गई थी, तो वहां पे जोजिला टनल का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। बहुत हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट था वहां पे, पूरे बोर्ड, साइन बोर्ड लगे थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक काम चल रहा है, एंड मतलब यू शुड मूव अवे। वहां पे मतलब एक प्रॉपर काम चल रहा था जोजिला टनल्स को लेकर, पूरे कंस्ट्रक्शन के बोर्ड वगैरह लगे हुए थे। तो ये काम काफी बेटर तरीके से यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो आप एक मैप देख पा रहे हो, इस मैप में कुछ चीजों को हाईलाइट करके फिर आपको इसे दिखाया गया है। तो बेसिकली जो आपका कारगिल से लेकर द्रास, देन बेसिकली आपका ये वाला जो एरिया है, इसमें जो ये पर्टिकुलर वाला सेगमेंट है ये आपका जोजिला टनल है, और ये पर्टिकुलर वाला सेगमेंट है ये आपका जेमू टनल है। ये कारगिल को श्रीनगर से जोड़ने वाला एक पूरा रास्ता है, राइट है, और बीच में इसी में श्रीनगर ले हाईवे भी आता है। तो दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। फर्दर कुछ टनल्स की बात करें तो जोजिला टनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू हैव अटल टनल, जिसको हम हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे कर रहे हैं, जो लाहौल स्पीति वैली तक हमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी एक देगा, ठीक। पढ़ लीजिएगा, मैप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक की तरफ, द पॉपुलेशन क्वेश्चन। तो साउथ इंडिया डीलिंग विद एजिंग पॉपुलेशन। तो बेसिकली कुछ कंसर्न्स आए हैं कि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो भी श्रिंक हो रहा है, एंड जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसकी भी एज होती जा रही है, राइट है। और इसलिए आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने तो ये भी कहा है कि भाई हमें उन फैमिलीज को इंसेंटिव्स देने चाहिए टू हैव मोर चिल्ड्रंस, राइट। और दरअसल इससे बहुत सारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको लेकर क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं। पॉपुलेशन एजिंग की बात करते हैं
तो बेसिकली जो पीपल की एज 60 प्लस होती है तो वो यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंटली आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे केरला की बात करें तो केरला में 2011 में 60 प्लस एज के लोग जो है वो केवल 13% थे, लेकिन 2036 तक 60 प्लस की पॉपुलेशन वहां पर 23% हो जाएगी। मतलब जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, जो काम नहीं कर रही है, जो वर्कफोर्स का पार्ट नहीं है, वो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 60 प्लस इंडिविजुअल्स 2011 में ओनली 7% थे और 2036 तक केवल 12% हो गए। तो केरला का 23%, यूपी का 12%, एक क्लियरली जो है आपको डेमोग्राफिक डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो 2011 से लेकर 2036 के बीच में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली 31.1 करोड़ इंक्रीज होने वाली है, ठीक है जी। लेकिन साउदर्न स्टेट्स जो है वो इस 31.1 करोड़ में केवल 2 पॉइंट समथिंग करोड़ का जो है कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। बाकी सारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा वो यूपी एंड बिहार जैसे कंट्रीज है, जो स्टेट्स है, रियली सॉरी, उनकी तरफ से दिया जाएगा, राइट। तो बेसिकली एजिंग पॉपुलेशन एक कंसर्न क्यों है? सबसे पहली बात, हाइयर डिपेंडेंसी रेशियो हो जाएगा, क्योंकि आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, डिपेंडेंट पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज होगी। तो आपको यहाँ पे ज्यादा जो है स्पेंड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी एंड बाकी के लोगों को भी, सोशल केयर पर, हेल्थ केयर पर, राइट, इन सारी चीजों पे। इसके अलावा आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वहां पे फ्यूअर वर्कर्स अवेलेबल होंगे, तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इम्प्लीकेशंस आएंगे। देन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को भी लेकर इश्यूज हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पर लाख की पॉपुलेशन पे 1 सीट, कुछ इस तरीके का एक अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो पार्लियामेंट के अंदर जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है बेसिकली कम हो जाएगा। तो साउदर्न स्टेट्स का कहना भी ये है कि कल को जब डिलिमिटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, तो जिस जिस एरिया के अंदर पॉपुलेशन कम देखने को मिल रही है उस एरिया के अंदर नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएंगे, तो हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे बेसिकली कम होगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि उन्होंने काम तो अच्छा किया था, एक लोअर फर्टिलिटी रेट अचीव किया था, नॉर्दर्न स्टेट तो वैसा कर भी नहीं पाए, बट कहीं ना कहीं इस अच्छे काम के लिए उनको पेनलाइज किया जा रहा है, राइट। मतलब हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि पूरी कंट्री में नॉर्दर्न वालों ने बच्चे पैदा करना बंद नहीं किया है, बट साउदर्न वालों ने कर दिया। तो साउदर्न वालों को हर तरीके से जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स फेस करने के लिए मिलेंगे, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। बाकी के किसी और कंट्री के साथ ऐसा हो रहा है क्या इंडिया में साउदर्न स्टेट्स के साथ जैसा हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल जापान, वहां का जो फर्टिलिटी रेट है वन ऑफ द लोएस्ट है इन द वर्ल्ड, और वहां पे एक वुमेन केवल 1.3 बर्थ्स जो है एक तरीके से आप कह सकते हो उसका टोटल फर्टिलिटी रेट है। यानी कि देखो, माता और पिता को रिप्लेस करने के लिए 2 बच्चे तो चाहिए, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट आपका 2.1 के अराउंड होना चाहिए। अगर ये से नीचे गिर गया मतलब मम्मी पापा को रिप्लेस करने के लिए भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो जितनी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है ना उसको सस्टेन करने के लिए भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, एंड दिस इज द सिचुएशन इन द जापान। इसके अलावा इटली की बात करें तो वन ऑफ द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है पूरे यूरोप में। साउथ कोरिया की बात करें तो भाई बहुत ही ज्यादा लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है। तो यस, कुछ स्टेट्स है जो साउथ इंडिया में सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और कुछ कंट्रीज हैं जो ओवरऑल ग्लोबली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और क्या देखा गया है? बेसिकली ये देखा गया है कि जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो डबल होने वाली है। 2011 में 10 करोड़ थी, तो आपका 2036 में 23 करोड़ यहाँ पे होने वाली है। तो जितना ज्यादा ओल्डर पॉपुलेशन होगी आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर पर उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा, उतना ही ज्यादा सोशल सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट से देनी पड़ेगी। तो जो टैक्स का पैसा है वो इन चीजों में ज्यादा जाएगा। तो कंट्री के अंदर सरकार एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकती थी, एक लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे सकती थी। अगर आप सोशल सिक्योरिटी पे ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो बाकी की चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं। तो इसीलिए इंडिया को आज के टाइम पे जो जेरियाटिक केयर है, यानी कि बूढ़े लोगों की जो केयर है, उस पर हैविली काम करने की जरूरत है। यूपी और बिहार में आपको यंगर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी कंपेयर टू साउदर्न स्टेट्स, राइट, क्योंकि वहां पे लो फर्टिलिटी रेट है साउदर्न इंडिया के अंदर और हाई एक्सपेक्टेंसी है, वहां पे हेल्थ कंडीशन ज्यादा बेटर है, राइट है। तो क्या क्या कंसर्न्स है? इससे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट से जो लोग हैं वो माइग्रेट करके साउदर्न स्टेट्स के अंदर जॉब ढूंढने के लिए जा सकते हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, जैसा मैंने बताया पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, राइट, ये सारी चीजें।
तो यहाँ पे माइग्रेशन का किस तरह रोल प्ले किया जा सकता है? अगर माइग्रेशन को हम यूज करें तो यस वी कैन एक्चुअली हैव दिस कि नॉर्दर्न सरप्लस लेबर जो है उसको साउदर्न स्टेट्स में काम करने के लिए भेजा जाए, बट देन वहां पर जो एक कल्चरल बेसिकली हेरिटेज है, जो लैंग्वेज है, राइट, जो बेसिकली सारी चीजें उनको लेकर हमें लोगों को बहुत ही सेंसिटाइज करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। ऐसा ना होना कि भाई माइग्रेशन करके गए लेकिन वहां के कल्चर के और वहां की भाषा के साथ लोग घुल मिल नहीं पा रहे, तो फिर प्रॉब्लम्स रेज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वायलेंस के जो आपको न्यूज है वो देखने को मिलेंगे, न्यूज मिलेंगे कि भाई उस स्टेट के लोगों ने उस स्टेट के लोगों को मार के भगाना स्टार्ट कर दिया है, पॉलिटिकल इश्यूज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना एक एसिमिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट, तब जाके आप माइग्रेशन के थ्रू इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट में ये मॉडल बेसिकली काफी आप कह सकते हैं सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया था कि वहां पे जो इमिग्रेंट्स थे वो जो है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। बट आज अगेन देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या कह रहा है, मेक इंडिया मेक अमेरिका ग्रेट, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, इमिग्रेंट आके हमारी जॉब खा रहे हैं, इमिग्रेंट आके हमारे रिसोर्सेज खा ले रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल गए ना, दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस मॉडल। अगर आप चाहोगे कि माइग्रेट करके आप लेबर को ले आओ, इनिशियली शायद ठीक लगे, ओवर द टाइम लोगों के अंदर एक गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, डिलेड रिटायरमेंट होनी चाहिए, वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाहिए, रीस्किलिंग और ट्रेनिंग करने की जरूरत है ओल्डर वर्कर्स की, यंग स्किल्ड माइग्रेंट्स उनको अट्रैक्ट करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन ज्यादा लेवरेज करना चाहिए और इंटरनल माइग्रेशन प्रमोट करना चाहिए। बट यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो विद द क्वेश्चन, राइट, क्योंकि इतने प्यार से माइग्रेशन जो है एक्सेप्ट नहीं होता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन एनी कंट्री। सो या दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप आपको सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। दिस इज प्राची मैम टेक्स्ट बुक, सेम टाइप करके आप ढूंढेंगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां पे आप अपने करंट अफेयर से रिलेटेड चीजों को पूछ सकते हो।